बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर कॉरिडोर सीरीज की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हम बात करेंगे इमरान खान के साथ जो डील की बाज़ गश्त आपको फिर एक दफ़ा सुनाई दे रही है। और ये ऐसा मौजू है कि जिस पे हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई पेशरफ्त होती है। मैं आपको ये बता दूं कि इसके हवाले से अब तक की जो इतलात हैं वो क्या हैं वो आपके सामने रखेंगे, और उसके बाद कि मुमकिन तौर पे बात जो है वो कहाँ तय होगी और क्या रुकावट क्या है, बात फंसी कहाँ हुई है, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और एक इस मामले का दूसरा पहलू है वो भी आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान की डील जो है वो आखिर ये जो इस दफ़ा भी बात हो रही है तो इसकी बात की पीछे क्या लॉजिक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले फिर वही गुजारिश कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर पसंद आए तो शायद लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बात यह है कि इमरान खान के हवाले से पिछले 2-3 दिन से मीडिया पर अब खबरें आना शुरू हुई हैं, लेकिन ये कोई तकरीबन कोई 4-5 मई के लगभग ये गुफ्तगू होना शुरू हुई कि शायद कोई राब्ते की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि ये राब्ते की कोशिश इसलिए ज़रूरी थी कि उस 22 अप्रैल के बाद से इस खित्ते की सूरत हाल बहुत कशीदा हो चुकी थी और भारत के साथ हम आंखों में आंखें डालकर बातचीत नहीं हो पा रही थी उनसे भी, और कोई सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं था कि ये एस्केलेट करके कहाँ तक जाएगी और क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो ऐसे में कौम को इकट्ठा करना और उसको अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ा करना ये सबसे बड़ा गोल था, और यही वो एजेंडा था जिसके पेश नज़र इस पे बात हुई कि कौम को इकट्ठा करने के लिए ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसका खात्मा किया जाना चाहिए। अब पहला पहलू ये है कि इस हवाले से कोई मुलाकात हुई है अडियाला जेल में, और मुबैना तौर पर उसके हवाले से जो तारीख कोट की जा रही है वो 6 मई के आसपास की है। अच्छा, अब ये किसकी मुलाकात हुई है जी? ये कोई सियासी शख्सियत नहीं है। अच्छा चलें जी, गैर सियासी शख्सियत है। अब आप गैस वर्क करना शुरू कर दें। मैं आपके सामने एक निशानी रखता हूं कि 2 हम नाम हैं, उनमें से एक हैं जो जाके मिले हैं और जिन्होंने जाके बकौल मेरे कुछ दोस्तों के जिस तरह से वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी पर मुल्क की ब्रीफिंग दी जाती है उसी तरह की एक ब्रीफिंग दी गई। मैं अब आपके सामने मतलब बेसिकली फैसला आपने करना है। मैंने एक साइड की इतलात आपके सामने रखनी है और मुझे जो उससे समझ आती है और जिस तरीके से मैं बयान करूंगा आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं उस बात को किस तरह से लेता हूं। फिर मैं इस मामले का दूसरा पहलू भी आपके सामने रखूंगा, तो आपको ये फैसला करने में आसानी होगी कि एक्चुअली इस डील वाली कहानी में कितनी सच्चाई है। चूंकि ये डील वाली बात जब भी होती है 2-4 दिन इस गुड्डी को उड़ाया जाता है और उसके बाद फिर डोर काट के फेंक दी जाती है, और फिर इमरान खान वहीं पे पड़ा रहता है और नई नई साजिशी थ्योरियां जो है वो जन्म लेती हैं। अच्छा जी, अब कहानी क्या है? एक तरफ की इतलात ये है कि जनाब वो हम 2 हमनामों में से एक साहब जो कि हाफ नेम से गए वो गए और उन्होंने जाके ब्रीफिंग दी। उन्होंने बता के तो उनको ये कहा गया कि जी इस मौके पर आपकी ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। तो अब उसके बदले में उनको कहा गया कि आपके लिए भी कुछ करते हैं। उन्होंने कहा जी मेरे लिए करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आप एक मेहरबानी करें कि अदालतों को आज़ाद कर दें तो मेरे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, ये जो एक शर्त है इमरान खान साहब की, ये बेसिकली सबसे मुश्किल शर्त है, और क्योंकि सारी चीज़ें इस एक शर्त के साथ बंधी हुई हैं। ये जो 26वीं आईनी तरमीम, इलेक्शन, फार्म 47, जस्टिस काजी फाइज ईसा, और उसके बाद जो काजी फाइज ईसा के बाद के जो मामलात जिस तरह से चलाए गए, जिस तरह से अदालतों को अपने लिए ठीक करने की कोशिश की गई, वो एक बड़ी लंबी कहानी है और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। फिर 9 मई के केसेस जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो अंदर पड़े हुए हैं, तो उसके जवाब में ये एक सिंगल और सिंपल सी शर्त रख देना इमरान खान के लिए कि जनाब आप बस अदालतों को आज़ाद कर दें तो मुझे आपकी और कोई फेवर नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन देखने वाली बात है कि इसके नतीजे में क्या होगा। इसके नतीजे में ये होगा कि सबसे पहले तो जो पीटीआई को अपनी जो क़यादत उनकी बंद है वो बाहर निकलेगी, और दूसरा ये था कि इमरान खान चाहते हैं कि उनका मैंडेट उनको वापस किया जाए। अच्छा, अब ये भी मामला उसी से जुड़ा हुआ है कि जो वो सारी
इंतखाबी पटिशन्स हैं वो भी पड़ी हुई हैं, और अदलिया में जिस तरह की अखाड़ पछाड़ की गई है उसके नतीजे में कोई इस तरह की निशानी नहीं नज़र आ रही कि शायद इनको मैंडेट वापस मिले। तो अब प्रॉब्लम की लिस्ट, अब ये वो इतलात हैं जिनके पेश नज़र आप ये समझ सकते हैं जी कोई डील हो रही है। चूँकि सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा हो गया है और सोशल मीडिया ने बहुत कुछ किया है इस दफ़ा, चूँकि पाकिस्तान के हवाले से जो नैरेटिव बिल्डिंग थी उसमें जो ज़्यादा किरदार था वो चूँकि PTI के जो सोशल मीडिया के लोग थे उनका सबसे ज़्यादा इसमें हिस्सा था। और फिर ये था कि दूसरी तरफ से तो एक लफ्ज़ भी नहीं आया और वो कहा जाने लगा कि शायद उन्होंने तो कोई बात ही नहीं करनी इस इशू पे। इवन ये कि जब इस तजवीज़ पे मुस्लिम लीग नून के अंदर गौर हुआ तो उस वक़्त जिस तरह से बड़े मियाँ साहब ने नागवारी का इज़हार किया और जो अल्फाज कहे उसमें शायद कुछ फ़िक्रे ऐसे भी थे जो नहीं कहे जाने चाहिए थे, लेकिन वो भी पहुँच गए। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता चूँकि ये मौजूदा सेटअप जो है वो एक दूसरे के साथ मुफादात के तहत बंधा हुआ है और मुफादात के तहत ये एक दूसरे के साथ आए हैं और एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। ये इनकी मजबूरी है, चाहे इसको आप लंदन प्लान समझ लें या जो भी कह लें, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि जी ये कैसे होगा, क्योंकि लोग तो ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि 8 फरवरी को उन्होंने जो मैंडेट दिया था 2024 को, उसके पेश नज़र इमरान खान साहब की जमात जो है वो लीड करेगी और वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे और वो चलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और उसके बाद जो बंदोबस्त तैयार किया गया उस बंदोबस्त को चलाने के लिए फिर जो कुछ किया गया वो आज के बाद मेरा ख्याल है कुछ 15-20 साल के बाद जो है लोग ज़्यादा तफसील से इस पर बात करेंगे। शायद अगले 5-10 साल इस पर बहुत ज़्यादा तफसील में बात ना हो चुके। अभी जो फार्मूला मैं सुन रहा हूँ जिसके तहत ये मामला तय होंगे तो उसमें शायद अभी फौरी तौर पे हम इस पर बात अगले 2-4 सालों में तो होते हुए नहीं देखेंगे। 10 साल बाद हो सके मुझे नहीं पता, लेकिन 2-4 सालों में मुझे नहीं लगता कि इन मौज़ूआत पे हम फिर भी फ्रीली गुफ्तगू कर पाएंगे, लेकिन ये हो सकता है कि ये सूरत बेहतर हो जाए। अच्छा, अब एक चीज़ को जहन में रखिए कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तरह से उस वक़्त बड़े कोई आइन और कानून के अलंबरदार थे और उस वक़्त के कुछ लोगों ने उनका बहुत साथ दिया और उनका ख्याल ये था कि अगर काजी साहब एक दफ़ा चीफ जस्टिस बन गए तो पता नहीं इस मुल्क में क्या हो जाएगा, और जो इमरान खान की हाइब्रिड रजीम उनके नज़दीक थी उसका कला कमा हो जाएगा और ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है वो बंद हो जाएगी। और इस्टेब्लिशमेंट भी गालबन जिसकी उस वक़्त ख्याल की सरबराही जो है, वैसे तो बाजवा साहब कर रहे थे लेकिन उस ख्याल की सरबराही में जनरल फैज़ हमीद भी शामिल थे, जिनको ये लगता था कि जी काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो उनकी सेहत के लिए और उनके मंसूबों की सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से कुछ कार्रवाइयाँ की गई जिसमें से वो बच निकलने में कामयाब हो गए। हालांकि उस ज़माने में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो कुछ भी करते रहे, जो भी सियासी सरगर्मियों में उनका हिस्सा रहा, जितना भी मुझे नहीं पता कि उसकी कितनी जिम्मेदारी वो खुद पर लेते हैं और कितनी अपने सुपीरियर्स पर डालते हैं, लेकिन वो अपने हर मिशन में कामयाब रहे थे। लेकिन ये कैसे हो सकता था कि वो इस मिशन में नाकाम रहे हों कि उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ जैसे एक बड़े कादावर लीडर को, जो कि पंजाब में बड़ी उनकी सपोर्ट बेस थी, उनको भी फारग करवा दिया अदलिया से और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी कब्जा कर रखा था। तो ऐसे में ये फ़ाइज़ ईसा कैसे बच गए? तो इसका मतलब ये है कि ये स्टोरी विद इन है जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा को उस वक़्त बचाने का कहीं और से फैसला हुआ था। और फिर जब जनरल फैज़ हमीद चले गए और जनरल नदीम अंजम आए तो वो जो काजी फ़ाइज़ ईसा थे वो तो बिल्कुल ही कोई और काजी फ़ाइज़ ईसा थे। पता नहीं वो पिछला काजी फ़ाइज़ ईसा का गुम हो गया, वो तो लोगों को मिला ही नहीं। उसकी तलाश तो बहुत सारे मेरे दोस्त जो उनके सपोर्टर थे उस वक़्त वो आज तक करते हैं, लेकिन वो तो उनको भी नहीं मिला, तो हमें कहाँ से मिलेगा? वो तो नहीं मिला। तो काजी साहब तो कहीं गुम हो गए, लेकिन काजी साहब ने जमहूरियत की ऐसी तैसी फेरी और जमहूरी अक़दार को इतना उन्होंने रुस्वा किया है कि मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस मुनीर जो हैं वो अब अपने किए हुए कुछ ज़्यादा शर्मिंदा होंगे। उनको कम से कम ये इत्मीनान रहेगा कि वो पाकिस्तान की तारीख में बुरा कहलाए जाने वाले अकेले जज नहीं हैं और उनका साथ देने के लिए इस बेंच पे कोई और भी बैठा है। तो खैर, आपको बताना ये मकसूद था कि जब एक ख़ास जो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है या
उसमें जब आप तब्दीली लाते हैं तो वो चीज़ों को देखने का नजर है। मैं बाय द वे आपको एक बात बता दूं, परसों मैंने एक बड़ी काम की बात पढ़ी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं प्रैक्टिकली उस पर पहले से अमल कर रहा था, लेकिन पढ़ के मुझे समझ आया कि एक्चुअली ये बात बड़ी ज़बरदस्त और दुरुस्त है कि अगर आपकी मुश्किलात कम नहीं होती और आपके हालात ठीक नहीं होते तो आपको अपने देखने के नज़रिए को तब्दील करने की ज़रूरत है। आपको अपने देखने के नज़रिए को तब्दील करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप उन हालात और उन मुश्किलात से नहीं निकल पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हर एक बंदा जो है जब देखने के नज़रिया चेंज कर लेता है तो फिर उसके एक्शंस भी चेंज हो जाते हैं। एक मखसूस हिस्सा जो मुक्तदरा का है यानी इस्टेब्लिशमेंट का, उसमें जब तब्दीली आती है और उसकी सोच जो है वो कुछ और हो जाती है तो फिर चीज़ें कुछ और तरह से मूव करने लग जाती हैं। तो अब मैं आपके सामने वो लिस्ट रखना चाहता हूँ कि बेसिकली इस मामले को सॉर्ट आउट करने की जो की है वो किस तरह और क्या होगी। मैं आमतौर पे चीज़ें लिखा नहीं करता और मैं सब कुछ आपके सामने फिलबदी बोल दिया करता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कुछ चीज़ भूल जाता हूँ, तो आज पहली दफ़ा मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। तो जनाब, पहला तो सवाल ये है कि जो मामलात हैं मैंडेट की वापसी के, ये कैसे होगा और 26वीं आईनी तरमीम कैसे ख़त्म होगी, जजेस की सीनियरिटी कैसे बहाल होगी और अदलिया की आज़ादी का जो ख्वाब है वो कैसे शर्मिंदा ताबीर होगा। अच्छा, अब उसके लिए या तो आपको एक और रजीम चेंज ऑपरेशन चाहिए। आपको करना क्या है, आपको 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म करनी है, आपको अदलिया की आज़ादी चाहिए, उसमें इंटरफेरेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जब 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म होगी तो अल्टीमेटली चीज़ें गो बैक टू वन हो जाएंगी, लेकिन उस सूरत में भी और जब आप मैंडेट की वापसी भी करेंगे उस सूरत में भी आपको वो सारे अफ़ाल जो इस दौरान कर लिए गए हैं या जो कुछ हो चुका हुआ है उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना होगा, और उस कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के बगैर तो शायद कोई डील नहीं बन पाएगी। तो अब ये देखिए कि इन सारे अगर चीज़ों को देखना है, मसलन ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। एक चीज़ के ऊपर जो मैं समझता हूँ मसला है वो एक शख्सियत के 5 साल हैं जिनकी इस 26वीं आईनी तरमीम में बुनियादी मुद्दत जो है वो अब 3 से 5 साल हो गई है। तो वो 5 साल तो पूरा करना चाहेंगे, और वो इसलिए तो इतना सारा कुछ नहीं हुआ कि आप 3 सालों बाद घर चले जाएंगे, या इस 5 साल के बाद भी इवन बहुत सारे लोग कहते हैं शायद इससे आगे की बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ होने के बाद 5 के बाद बात आगे जा सकती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये सारा कुछ कैसे होगा। इसके लिए तो आपको या तो ये रजीम चेंज ऑपरेशन करना पड़ेगा या री इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, रजीम चेंज आप करेंगे तो चले, हो सकता है कि आप पीटीआई वाले लोगों के नर्व्स तो काम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर सड़क पर एक और मतलब मुझे क्यों निकाला वाला मार्च फिर शुरू हो जाएगा, और आप जो स्टेबिलिटी चाहते हैं इस मुल्क में वो फिर नहीं आ पाएगी। जो कुछ अभी तक आपने वो जो कहा जाता है कि हमने दिवालिया होने से बचाया, मईशत को मुस्तहकम किया, हमने ये किया वो किया, तो फिर वो सारा कुछ क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा? नहीं। तो उसको बरकरार रखने के लिए तो ऐसा धोबी पटरा तो नहीं मारा जा सकता सिस्टम को कि सारा सिस्टम ही उलट पुलट हो जाए। तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि जनाब आपको नए इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो नए इलेक्शन तो होंगे 5 साल बाद। तो इमरान खान तो ये बात नहीं मानते, वो तो कहते हैं कल के होते आज हो जाएं। उनकी तो ख्वाहिश ये है कि 2025 के अंदर ही इलेक्शन हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल इस मामले पर जो बातचीत हुई उसके बाद 2026 का आखिर या 2027 का शुरू एक फरीक की तरफ से सजेस्ट किया गया है, दूसरे फरीक ने अभी उस पर जवाब नहीं दिया। एक और सूरत भी जो डिस्कशन हो रही है कि वो कौमी हुकूमत बना दी जाए और उसमें जो कुछ लोग हैं जिनके ऊपर एतराज़ है उनको उसमें से माइनस कर दिया जाए और बाकी लोग जो है वो मिलजुल के इस सिस्टम को चलाएं। लेकिन बुनियादी तौर पर पीटीआई उस सिस्टम को रन करे, उस सिस्टम को ओन करे, चूँकि जब तक पीटीआई उस सिस्टम को ओन नहीं करेगी पीटीआई के लोग उसको मानेंगे नहीं, और फिर हम बैक टू स्क्वायर वन होंगे जहाँ पे पिछले 3 साल से खड़े हुए हैं, फिर वहीं खड़े रहेंगे। तो अब ये इलेक्शन जो है उसकी तारीख, क्योंकि जब आप नई पार्लियामेंट वजूद में लाएंगे
उससे पहले आप ये सारा कुछ आईनी तौर पर नहीं कर पाएंगे। ना तो आप 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक कर पाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम अगर रोल बैक नहीं होती, और बाय द वे जब 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करने के लिए आप पार्लियामेंट में कानून साजी करेंगे, तो उसके साथ साथ आपको इंडेमनिटी भी देनी पड़ेगी जो कुछ उस वक्त तक हो चुका होगा, वरना एक बहुत बड़ा कानूनी सुकम पैदा हो जाएगा जिसकी किसी मुल्क के सिस्टम में आमतौर पर गुंजाइश नहीं हुआ करती। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, और ये जो 5 साल एक साहब के पूरे करवाने हैं, मेरे नज़दीक इमरान खान साहब उस पर तकरीबन नीम आमादा हैं, बशर्ते कि अब फ्यूचर में कोई सियासी जो इंटरफेरेंस है सियासत में वो ना की जाए, तो इमरान खान इस हद तक उस पर सोचने पर आमादा हैं, और वो इस पर मेरा ख्याल है उन्होंने अपने हामी भर ली है। लेकिन इसके बगैर आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ से मैं दूसरा पहलू आपके सामने रखता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये एतराज़ है कि यार ये हर 2-4 महीने के बाद एक यकदम फुलझड़ी सी चलती है कि जी डील हो रही है, और 15-20 दिन वो हाइप क्रिएट रखते हैं, उसके बाद फिर सब कुछ जो है वो जबरदस्त हो जाता है, और इमरान खान वहीं बैठे रहते हैं जहाँ बैठे हुए हैं। उन दोस्तों का ख्याल ये है कि बेसिकली ये ट्रक की बत्ती पीछे लगाया जाता है वक्ती तौर पर। एस्टेब्लिशमेंट अपने ऊपर जब प्रेशर फील करती है तो वो टाइम गेम करने के लिए ये कोशिश करती है कि कोई ऐसा लॉलीपॉप दिया जाए कि जिसके पेश नज़र ज़रा खामोशी हो। अब वैसे भी चूँकि ट्विटर अब आज़ाद हो गया तो अब तो ज़्यादा शोर की इम्कान है, लेकिन जो ज़्यादा निशानियाँ हैं इस वक्त, चूँकि इस थ्योरी के मुताबिक जो कि एक तरफ की इतलात पर मबनी है, उसके तहत तो बड़ी ईद से पहले, ईद उल जुहा से पहले जो है वो इमरान खान साहब या बुशरा में से कोई एक और उनकी जो बेशतर क़यादत है अब वो रिहा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि फिर ये चीज़ें जो है वो अगले इलेक्शन की तरफ जा रही हैं, और अगला इलेक्शन जो है वो इमरान खान एज अर्ली एज पॉसिबल चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ वगैरह एंड कंपनी तो कभी भी नहीं मानेंगे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट उनको किसी एक फार्मूले पर ला सकती है, बशर्ते कि उनको वो 5 साल भी मिल जाएं और कुछ और चीज़ें जो उन्होंने कर रखी हैं उसमें इंटरफेरेंस ना की जाए, या जो कुछ कर चुके हुए हैं उसकी इंडेमनिटी मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सोचिएगा ज़रूर कि इस सूरत हाल में आपको कौन सी बात ज़्यादा करीने क्यास लगती है। अल्लाह ने के बाद।